हेलो एवरीवन। मैं आपका अपना ट्यूटर एम जे अंसारी। वेलकम टू एम जे स्टडी पॉइंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर द मटेरियल होल्डिंग और पोजेसिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग शाइनी, हार्ड, फ्यूजिबल, मेल्लेबल, डक्टाइल etc। मेटल वो सब्सटेंस हैं, वो मटेरियल हैं जिनके पास में कुछ प्रॉपर्टीज शाइनी सरफेस, रिजिड बॉडी, फ्यूजिबिलिटी, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी जैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उन मटेरियल को हम मेटल कहते हैं। एग्जांपल है एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड आयरन etc। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में है लस्टर। लस्टर वो प्रॉपर्टी है मेटल की जिस वजह से मेटल का जो सरफेस है वो शाइन करता है, चमकता है। अभी मेटल्स के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके सरफेस पर। लाइट पड़ते ही वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करने लग जाते हैं जिसकी वजह से उनका सरफेस शाइन करने लगता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिसकी वजह से मेटल को बीट करके, हैमर करके थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल है सिल्वर। सिल्वर को बीट करके, हैमर करके उसको सिल्वर फॉइल में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उस सिल्वर फॉइल को हम स्वीट्स वगैरह को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका है एल्युमिनियम फॉइल। एल्युमिनियम मेटल को हम बीट करके, हैमर करके उसको थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं और उस थिन शीट को, एल्युमिनियम फॉइल को हम यूज़ करते हैं फूड को रैप करने के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मेटल की वो प्रॉपर्टी है जिस वजह से हम मेटल को किसी फोर्स की वजह से वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मेटल्स को जब हम टेंसाइल फोर्स लगा करके वायर में कन्वर्ट करते हैं तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है डक्टिलिटी ऑफ मेटल। एग्जाम्पल है कॉपर, आयरन। कॉपर मेटल, आयरन मेटल को हम फोर्स लगा करके, टेंसाइल फोर्स लगा करके थिन वायर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। अभी जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। अच्छे कंडक्टर होने का मतलब ये है कि इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो जो सिल्वर और जो कॉपर हैं ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, और जबकि जो लेड और मरकरी हैं वो पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसी तरह से कैल्शियम और गैलियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, बाकी सारे मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है हाई होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरस। सोनोरस वो प्रॉपर्टी है मेटल की जिस वजह से मेटल को स्ट्रक करने से मतलब है यहाँ पे ठोकने से या फिर किसी चीज़ से बजाने से उनमें रिंगिंग साउंड आता है। जैसे कि स्कूल बेल एक एग्जांपल है। स्कूल बेल को हम हैमर के थ्रू बीट करते हैं तो उसमें से लाउड रिंगिंग साउंड निकलता है। ठीक है, इसी तरह से इसके एग्जांपल्स हैं आयरन। आयरन को हैमर करेंगे तो रिंगिंग साउंड आता है। गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम जैसे इसके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड, रिजिड। अभी सारे के सारे मेटल जो हैं रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन एक मेटल ऐसा है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, वो है मरकरी। यानी मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। अभी सारे के सारे मेटल जो हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन दो मेटल ऐसे हैं जो कि इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको नाइफ की मदद से भी काटा जा सकता है। वो दो मेटल हैं सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसे दो मेटल हैं जो कि इतने सॉफ्ट हैं कि उनको नाइफ की मदद से काटा जा सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मेटल्स के एग्जाम्पल हैं आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, गोल्ड etc। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? सबसे पहले है कि जो मेटल है वो एयर के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। रिएक्ट करेगा तो उसमें कोरोजन होगा और कोरोजन होने पर वो कोरोड हो जाएंगे। एग्जांपल है आयरन रस्टिंग। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कि मेटल जो है एयर के प्रेजेंस में अगर जलाया जाए, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाए, तो वो मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, अभी मेटल जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, इनको ऑयल में स्टोर करके रखना होता है क्योंकि ये एयर के साथ में हाईली रिएक्टिव हैं। अभी गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम जैसे मेटल जो हैं वो बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल हैं, जिसकी वजह से इनका जो शाइनिंग है और इनकी जो लस्ट्रस है वो काफ़ी दिन तक चलती है। नेक्स्ट है कि जो मेटल हैं अगर उनका रिएक्शन पानी के साथ कराएं तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। अभी नेक्स्ट है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो पानी के अंदर डिजॉल्वेबल हैं, इसलिए मेटल ऑक्साइड और वाटर मिलाकर के बन जाता है मेटल हाइड्रोक्साइड।
अभी सारे के सारे मेटल्स जो है पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम जैसे जो मेटल हैं वो वाटर के साथ बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली रिएक्टिव हैं, और जिस वजह से एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, साथ में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, और हाइड्रोजन और हीट के प्रोड्यूस होने की वजह से हाइड्रोजन में आग लग जाती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है कि मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है कि जो मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर जाते हैं मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ मेटल। मेटल का यूज़ कहाँ होता है? तो मेटल का यूज़ आपने देखा ही होगा, कई जगह पर होता है। सबसे पहले तो वायर्स में, सीट्स में, है ना, कॉपर एल्युमिनियम जैसे मेटल का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में वायरिंग करने के लिए। ठीक है, हाउस में वायरिंग करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कि मेटल का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल की बॉडी बनाने में होता है, मशीनरी में होता है, वाटर बॉयलर्स में होता है, या फिर कोई और गैजेट्स वगैरह बनाने में होता है। मेटल का इस्तेमाल अभी यूटेंसिल्स यानी बर्तन वगैरह बनाने के लिए भी किया जाता है। और मेटल का इस्तेमाल जो है बर्तनों वगैरह में इसलिए क्यों किया जाता है क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। नेक्स्ट है नॉन मेटल। नॉन मेटल्स वो मटेरियल हैं जिनके पास में मेटल्स वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, यानी वो शाइनी नहीं होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, फ्यूजिबल नहीं होते हैं, मेलेबल नहीं होते हैं, डक्टाइल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है कोल एंड सल्फ़र। कोल एंड सल्फ़र जो हैं वो बहुत सॉफ्ट नॉन मेटल्स हैं और साथ में डल अपीयरेंस उनका होता है, यानी वो शाइनी नहीं होते हैं। ठीक है, और ये जो हैं कोल और सल्फ़र है, अगर इनको हैमर से अगर टैप किया जाए तो ये पाउडरी मास में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है। और ना ही ये सोनरस होते हैं और ना ही ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, यानी ये वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। एग्जाम्पल है कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो जो मेटल की प्रॉपर्टीज़ थी जस्ट उसका अपोजिट यहाँ पर नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। अभी यहाँ पे नॉन मेटल जो हैं वो ब्रिटल होते हैं, डल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और अगर इनको हैमर से टैप किया जाए तो ये पाउडरी सब्सटेंस में, पाउडरी मास में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल है कोल एंड सल्फ़र। लेकिन जो डायमंड है वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हैमर करने पर पाउडरी सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है नॉन मेटल। नॉन मेटल में भी ईदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। अभी नॉन मेटल किसी भी स्टेट में पाए जा सकते हैं, वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं, लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं और गैसियस स्टेट में भी हो सकते हैं। नॉन मेटल जो है वो पुअर कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन ग्रेफाइट जो है एक ऐसा केस है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट है कि जो मेटल है वो होता था लस्टर, लेकिन जो नॉन मेटल है वो है हमारा नॉन लचरस, यानी उनमें शाइनिंग नहीं होती है। अभी नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते हैं, यानी अगर इनको हैमर से बीट किया जाए तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। नॉन मेटल मेलेबल नहीं होते हैं, यानी नॉन मेटल्स को हम थिन शीट में हैमर करके कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नॉन मेटल जो हैं डक्टाइल नहीं होते हैं, यानी हम नॉन मेटल्स को किसी फोर्स की मदद से वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये डल लस्टर्स वाले होते हैं, यानी इनका सरफेस नॉन शाइनी होता है। आयोडीन एक लेकिन ऐसा केस है जो कि लस्टरस होता है, यानी उसका सरफेस जो है वो थोड़ा सा शाइनी होता है। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, फोस्फोर, ETC। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं देखते हैं। तो नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले है कि जो नॉन मेटल हैं वो मेटल्स के साथ में ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के साथ में कम रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल्स के साथ में नॉन मेटल का रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर हो जाता है। नॉन मेटल्स जो है वो एयर के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वाइट फोस्फोर एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि एयर के साथ रिएक्ट हो जाता है और ऑक्साइड बनाता है। अभी नॉन मेटल जो है पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन क्लोरीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि वाटर के साथ रिएक्ट हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है और एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है।
अभी नॉन मेटल जो है एलॉय फॉर्म नहीं करते हैं। नॉन मेटल जो है जैसे कि क्लोरीन, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है हैलोजन फैमिली का। उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद फ्लोरीन है। सबसे ज़्यादा क्लोरीन है रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव है ब्रोमीन, और ब्रोमीन से भी कम रिएक्टिव है हमारा आयोडीन, और आयोडीन से भी कम रिएक्टिव है हमारा फ्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्लोरीन अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, इसीलिए क्लोरीन जो है डिस्प्लेस कर लेता है ब्रोमीन को, आयोडीन को, फ्लोरीन को, ईटीसी को। ठीक है, अभी जो नॉन मेटल्स जो होते हैं, अगर उनके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो वो एल्काली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ में रिएक्ट करेंगे और आयनिक कंपाउंड, आयनिक सॉलिड बना लेंगे। यूज़ क्या है नॉन मेटल के? नॉन मेटल जो है उसका इस्तेमाल हम मेडिकल पर्पस के लिए करते हैं, लाइक क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन, इन सब का यूज़ मेडिकल पर्पस के तौर पर होता है। अभी नॉन मेटल जैसे कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रेस्पिरेशन में काम में आता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फोस्फोरस। इस तरह के नॉन मेटल्स को फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को भी ये इन्हेंस करते हैं, अच्छा करते हैं। नॉन मेटल जैसे कि सल्फ़र का यूज़ हम क्रैकर्स में करते हैं, पटाखों में करते हैं। क्लोरीन और फ्लोरीन जैसे नॉन मेटल का इस्तेमाल वाटर प्योरिफिकेशन के लिए किया जाता है। तो ये हो गए हमारे यूज़ ऑफ नॉन मेटल। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? केमिस्ट्री में रिएक्टिविटी सीरीज एक एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चरल लॉजिकल प्रोग्रेशन है सीरीज का, जिसमें हमने मेटल्स को अरेंज किया है लोएस्ट टू हाईएस्ट सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्ट बना है वो चार्ट में हमने सबसे ऊपर जो मेटल रखा है वो हाईएस्ट रिएक्टिव है और जो सबसे नीचे रखा है वो लीस्ट रिएक्टिव है। अभी मेटल्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। मतलब ये कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट हैं और आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्लियर है? तो अभी यहाँ पर मेटल जो है इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा और मेटल आयन बना लेगा। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज समझने से पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस समझ लें। तो मेटल जो होते हैं वो मेलेबल हैं, डक्टाइल हैं। ठीक है, और जो नॉन मेटल हैं वो ब्रिटल होते हैं। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, जबकि जो नॉन मेटल हैं वो इंसुलेटर होते हैं। नॉन मेटल कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, जबकि जो मेटल्स हैं वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। मेटल जो है उनका सरफेस लस्ट्रस सरफेस होता है, यानी शाइनी होता है, जबकि जो हमारे नॉन मेटल हैं वो शाइनी नहीं होते हैं, वो डल होते हैं। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जबकि नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। मेटल्स जो है सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जबकि जो नॉन मेटल हैं वो सॉलिड, लिक्विड या गैस स्टेट में किसी में भी पाए जा सकते हैं। अभी मेटल गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जबकि नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की होती है, नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की होती है। क्लियर है? हाँ, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर चार्ट अभी यहाँ से बॉटम से टॉप में आए। इस चार्ट में ये चार्ट क्लियरली दिख रहा होगा। हाँ, तो ऊपर जो चार्ट की बात हम कर रहे थे, रिएक्टिविटी सीरीज चार्ट वो चार्ट यही है। इस चार्ट में नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे, यानी गोल्ड से ऊपर लिथियम की तरफ आएंगे, तो गोल्ड हमारा लीस्ट रिएक्टिव है, तो लिथियम हमारा हाईएस्ट रिएक्टिव है। क्लियर है? तो इस सीरीज़ में ये पूरी सीरीज़ यहाँ पे अरेंज करके लिखी गई है। यहाँ से बॉटम टू टॉप जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ रही है। क्लियर है? तो इस चार्ट को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये चार्ट में है। तो सबसे पहले ऊपर वाले लिथियम, पोटेशियम, स्ट्रॉन्टियम, कैल्शियम एंड सोडियम।
ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है, या स्टीम के साथ रिएक्शन हो जाए, या फिर एसिड के साथ रिएक्शन हो जाए। मतलब कहने का यह है कि लिथियम, पोटेशियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम और सोडियम जैसे मेटल्स अगर वाटर या फिर स्टीम या फिर एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करेंगे और हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम अगर स्टीम और एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन ऑक्साइड बना लेंगे, यानी हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। नेक्स्ट है हमारा कार्बन। कार्बन का यहाँ पर जो सीरीज में लिखा गया है ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए लिखा गया है कि इसके ऊपर वाले हाई रिएक्टिव हैं और इसके नीचे वाले लेस रिएक्टिव हैं। नेक्स्ट है मैग्नीज, जिंक एंड क्रोमियम। मैग्नीज, जिंक एंड क्रोमियम ये तीन मेटल ऐसे हैं कि स्टीम और एसिड के साथ अगर इनकी रिएक्शन करवाएं तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे और हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है हमारा आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड। ये ऐसे मेटल हैं कि एसिड के साथ इनकी रिएक्शन होगी, सिर्फ एसिड के साथ रिएक्शन होगी और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ इस सीरीज में, इस चार्ट में इसलिए लिखा गया है ताकि कंपैरिजन के लिए कि इसके ऊपर वाले जो भी मेटल्स लिखे गए हैं वो मेटल्स हमारे हाई रिएक्टिव हैं और इसके नीचे वाले जो मेटल्स लिखे गए हैं वो लेस रिएक्टिव हैं। नेक्स्ट है हमारा एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ एंड कॉपर। ये ऐसे मेटल हैं जिनको ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन कर दें तो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगे, यानी हाइड्रोजन की जगह नहीं लेंगे। नेक्स्ट है हमारा मरकरी, सिल्वर, पैलेडियम, प्लेटिनम, गोल्ड। ये ऐसे मेटल हैं कि ये नेचर में ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं और इनका ऑक्साइड जो है डिकम्पोज हो जाता है हीट करने पर। तो ये थी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़। इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम पूरी रिएक्टिविटी सीरीज समझ सकते हैं कि नीचे की तरफ जो मेटल्स दिखाए गए हैं वो लेस रिएक्टिव हैं और जो ऊपर की तरफ दिखाए गए हैं वो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। क्लियर है? तो अभी यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि हाई रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं और क्या प्रॉपर्टीज़ इनकी होती हैं। तो अभी सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये नीचे की तरफ आ रहे थे सीरीज़ में, तो ये सीरीज़ में नीचे की तरफ वाले मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, अभी जो मेटल जिनकी रिएक्टिविटी हाई होती है यानी ऊपर हैं, इस चार्ट में जो ऊपर की तरफ मेटल हैं वो बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उनकी। ठीक है, और जो मेटल्स कार्बन के ऊपर हैं, ठीक है, इस सीरीज में कार्बन के ऊपर जो मेटल हैं उनको इलेक्ट्रोलिसिस करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि कार्बन और हाइड्रोजन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत बड़ा रोल रखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद वाटर के साथ में रिएक्शन एंड एसिड के साथ में रिएक्शन किसी मेटल की कराएं तो क्या होता है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ कराएं। ठीक है, सोडियम एक जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और इसकी रिएक्शन जब पानी के साथ होती है तो ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन लिखी गई है 2Na सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड विल गिव्स 2NaOH एक्वस प्लस H2 गैस। ठीक है, तो सोडियम की यानी मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अभी मेटल की रिएक्शन अगर एसिड के साथ कराएं, मेटल की रिएक्शन अगर एसिड के साथ कराएंगे तो मेटल सॉल्ट बनेगा, साथ में हमारा हाइड्रोजन रिलीज होगी। एग्जाम्पल है आयरन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दें तो फेरस सल्फेट बन जाएगा या आयरन सल्फेट बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्लियर है? नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस एंड यूसेज ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। अभी इस रिएक्टिविटी सीरीज का यूज़ कहाँ होगा, हमने इतनी बड़ी सीरीज, इतना बड़ा चार्ट क्यों बनाया। तो रिएक्टिविटी सीरीज की मदद से हम किसी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी अभी हमें किसी रिएक्शन बोल दिया गया कि हमसे ये रिएक्शन दी गई है, इस रिएक्शन का रिजल्ट क्या होगा, बिना एक्सपेरिमेंट किए, बिना वो रिएक्शन करवाए हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट होगा।
मतलब ये कि जिस सीरीज़ में जो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है और एक प्रोडक्ट तैयार होता है, उस रिएक्शन में हम रिएक्टिविटी सीरीज़ की मदद से हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं, पहले ही पता कर लेते हैं कि प्रोडक्ट में क्या मिलने वाला है। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल है कि मैग्नीशियम मेटल किसी जिंक सॉल्यूशन के साथ या जिंक आयन जिस सॉल्यूशन में है उसके साथ में जिंक को रिप्लेस कर जाएगा, यानी जिंक की जगह ले लेगा। क्लियर है? तो रिएक्शन यहाँ दिखाई गई है, मैग्नीशियम प्लस जिंक आयन विल गिव्स जिंक प्लस मैग्नीशियम आयंस। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा कि जो मेटल्स जो इंटरवल दिया गया है, मेटल सीरीज में जो इंटरवल दिया गया है यानी टॉप से लेके बॉटम तक, तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, जितनी ज़्यादा दूरी है ऊपर से नीचे तक, एक मेटल में दूसरे मेटल्स के बीच में जितनी ज़्यादा दूरी है वो उतना ज़्यादा तेज रिएक्शन करेंगे। क्लियर है? तो ऊपर के 5 एलिमेंट, टॉप मोस्ट 5 एलिमेंट जैसे कि लिथियम से लेके सोडियम तक वाले, ये बहुत ही एक्टिव मेटल्स हैं, यानी वेरी एक्टिव मेटल्स हैं। फिर इसके बाद में जो ये वेरी एक्टिव मेटल्स हैं ये कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन कर जाते हैं और हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल है हमारा सोडियम प्लस वाटर विल गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो समझ आया कि जो ऊपर के 5 एलिमेंट हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि उनका ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन हो जाता है। जबकि नेक्स्ट जो है कि मैग्नीशियम से लेके क्रोमियम तक वाले जो एलिमेंट हैं चार्ट में, वो मेटल एक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है? वो मेटल्स एक्टिव मेटल्स हैं और इनकी रिएक्शन हॉट वाटर के साथ में और स्टीम के साथ में होती है और ये बनाते हैं ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? तो एग्जाम्पल इसका है कि एल्युमिनियम की रिएक्शन हॉट वाटर के साथ कराएं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। आयरन से लेड तक वाले जितने भी मेटल हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, यानी हाइड्रोजन की जगह ले लेंगे। ठीक है? और इन्हीं मेटल की ऑक्साइड जो है रिडक्शन करती है। ठीक है? जब उनको गर्म करा जाए हाइड्रोजन गैस के साथ में, कार्बन गैस के साथ में, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ में, तो इनका जो ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है? फिर कॉपर तक वाले जो मेटल हैं वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है? और फिर जो एलिमेंट जो सबसे नीचे हैं, मरकरी से लेके गोल्ड तक वाले एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स ऑक्साइड फॉर्म में पाए जाते हैं और उनका थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है, यानी उनको गर्म करने पर या हीट करने पर उनमें डिकम्पोजिशन होने लगता है। आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि आयंस को मिला करके बने हुए हैं। क्लियर है? तो अभी एटम यहाँ पर या तो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन या फिर लूज करेगा। तो जो एटम्स गेन करते हैं जो एटम लूज करते हैं तो उनमें आ जाता है नेगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज। अभी नॉन मेटल जो हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ताकि उनके अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाए और एनायंस बना देते हैं, और जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ताकि उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और वो कैटायंस फॉर्म करते हैं। अभी एनायंस जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, जो कैटायंस होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग को बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। मेटल और नॉन मेटल के बीच जो बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। एग्जाम्पल है सोडियम एक मेटल है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक क्लोरीन एक नॉन मेटल है जिसके पास में नेगेटिव चार्ज होता है, और इन दोनों को अगर हम बॉन्डिंग कराएं तो बनता है हमारा सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक बॉन्ड हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि मैग्नीशियम को हमने बॉन्ड कराया हाइड्रोक्साइड के साथ, तो मैग्नीशियम के पास में थे कैटायंस यानी पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोक्साइड के पास थे एनायंस यानी नेगेटिव चार्ज। इन दोनों की रिएक्शन कराई तो हमारा बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये भी एक आयनिक बॉन्ड है। इसी तरह से आयरन का ऑक्सीजन के साथ कराया तो आयरन हमारा एक मेटेलिक कंपाउंड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल है और एक नेगेटिवली चार्ज है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? आयनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है,
मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अगर इनके आयन, जिन आयन से ये मिलकर के बने हैं, उन आयन्स को हमें अलग कराना है तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। नेक्स्ट ये है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में, इन दोनों आयन्स के बीच में जो बॉन्डिंग हुई, वो बॉन्डिंग हुई है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है, यानी क्रिस्टल्स में होते हैं, और ये ब्रिटल होते हैं और इनको आसानी से स्मॉल पीसेस में तोड़ा जा सकता है। अभी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड पानी में तो डिजॉल्वेबल हैं, पानी में डिजॉल्वेबल हैं, लेकिन ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन में डिजॉल्वेबल नहीं है। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन अगर इनको मेल्ट कर दें यानी मॉल्टन स्टेट में ला दें तो ये मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। अभी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का या आयनिक कंपाउंड का कंपैरिजन हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड के साथ करें तो आयनिक कंपाउंड जो है उनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हाई होती है। क्लियर है। अभी नेक्स्ट आगे दिखाया गया फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, एग्जाम्पल के थ्रू इस पिक्चर में दिखाया गया है कि सोडियम एटम और क्लोरीन एटम ने पहले आयंस क्रिएट करें। क्लियर है। अपोजिट चार्ज आयंस है, यहाँ पे सोडियम है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन है हमारा नेगेटिव चार्ज, और फिर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ या फिर बॉन्डिंग हुई, जिस बॉन्डिंग से हमारा एक कंपाउंड बना, जिस कंपाउंड का नाम है आयनिक कंपाउंड एज अ सोडियम क्लोराइड। क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और आई होप कि आपको समझ आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।